जाता है, क्या कहा जाता है, और पुराना रूप जो होता है उसे बांगर कहा जाता है। तो नया रूप क्या है, खादर, पुराना रूप क्या है, बांगर। इस प्रकार से तो ये जो मैदान है प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो 3200 मीटर चौड़ाई इसकी है, मैदान की चौड़ाई, या फिर 3200 मीटर ले लेते हैं इसकी लंबाई, किलोमीटर लेना लंबाई, और यहाँ पर चौड़ाई की अगर बात करें अपन तो 300 किलोमीटर इसकी जो है आ जाएगी क्या, चौड़ाई 300 किलोमीटर लगभग, ये क्या आ जाएगी इसकी चौड़ाई। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई। अब इसमें कुछ ऐसी शब्दावलियां बनती है जो मैदानी क्षेत्र के रूप में सभी जगहों पे काम में आती है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि जैसे खादर और बांगर नाम लिया अपन ने, इस तरह की शब्दावली बनती है। बताएं आगे। चित्र भी बना लेना, काम में आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक नदी पढ़ते आ रहे हैं हम कि एक सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में चली गई, एक जो गंगा नदी है जो अपने बंगाल की खाड़ी में, और एक जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से जो ये नदियां हैं, ये नदियां आपस में मैदानों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम इसको सिंधु का मैदान नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको गंगा का मैदान नाम दे देते हैं। अब गंगा का मैदान है तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसे गंगा का मैदान कहेंगे। और सिंधु तो सिंधु के और उसकी सहायक जो पंच नदी यानी 5 नदियां हैं उनके द्वारा बनाया गया है, तो उसे सिंधु का मैदान कहेंगे। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है दियांग, दिबांग, लोहित, तिस्ता, ये सारी नदियां हैं वो मिलती है, तो वो बढ़ जाता है अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरह से ये है, थोड़ा बहुत खींचते रहा करो। और अब आगे जो है इसका, तो अगर हम बात करें अगली, तो इसकी जो शब्दावली निकल के आती है मैदान की, वो शब्दावली ये निकल के आती है कि सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर खादर शब्द निकल के आता है, फिर हमारे पास जो है बांगर शब्द निकल के आता है, उसके बाद तीसरा जो शब्द आता है वो आता है यहाँ अपक से, चौथा शब्द निकल के आता है यहाँ अपर्दन, पांचवा शब्द निकल के आता है अपने यहाँ पर उद्गम, एक शब्द निकल के आता है यहाँ पर मुआना, एक शब्द निकल के आता है अपने यहाँ पर तराई, एक शब्द आता है अपने यहाँ पर बाबर या बाबर, एक शब्द आता है अपने यहाँ भूंड, और एक लास्ट शब्द अपने यहाँ पर जो आता है वो आता है मैंग्रोव। ठीक, ये 10 शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। इन 10 शब्दों में से 2 शब्द आप परिचित हो गए हो। खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा है, बांगर जो है पुरातन जलोढ़ मृदा है, अपक्षय का मतलब होता है मृदा का निर्माण प्रक्रिया, अपर्दन का मतलब होता है मृदा का
क्षय या मृदा का बहना, जो 3 प्रकार से हो सकता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, और जल से अपर्दन तो जल अपर्दन, वायु से अपर्दन तो वायु अपर्दन, और हवा से अपर्दन तो हवा द्वारा भी अपर्दन हो सकता है। वायु और हवा एक ही होती है, एक तो नहीं होती है, पर यहां मैंने एक तो जल से हो गया, एक वायु से हो गया, एक पशुजन्य अपर्दन होता है। कौन सा होता है? पशुजन्य अपर्दन। पशुओं से भी अपर्दन होता है। कैसे? अरे खुरों के साथ मिट्टी नहीं जाती है क्या? तो ऐसे होता है। यहाँ पर उद्गम जहां से नदियां प्रारंभ होती है, उसको उद्गम कहा जाता है। मुआना जहां नदियां समाप्त होती है, उसे मुआना कहा जाता है। तराई, ये दलदली क्षेत्र होते हैं जिनमें पानी दिखाई नहीं देता है। जिनमें पानी दिखाई देता है, और ये सेम टू सेम है, ये भी दलदली क्षेत्र होते हैं जिनमें पानी दिखाई नहीं देता है। लास्ट के जो 2 शब्द है, ये अभी हम एनसीईआरटी से देख के सीखेंगे कि ये क्या है इनका। लेकिन यहां पर जब नदियां 2 आ जाती है तो 11वां शब्द निकल के आता है हमारे यहाँ, 2 आब। 2 आब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। उसको हम क्या कहते हैं? 2 आब कहते हैं। इसी तरह हमारे सामने पंजाब नाम आता है। पांच नदियों के बीच का क्षेत्र, वो भाग, उसे पंजाब कहते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है पंचनद। पंचनद 5 नदियों का भूमि है, और ये मुख्य रूप से सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु तंत्र का हिस्सा है ये पंचनद। उसके बाद शब्द आता है हमारे पास पंचप्रयाग। पंचप्रयाग गंगा तंत्र का हिस्सा है, यानी कि गंगा नदी में 5 प्रयाग आते हैं। कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। इस तरह से 5 प्रयागों को पंच प्रयाग कहा जाता है। तो ये गंगा तंत्र का हिस्सा है। शब्दावली कंप्लीट है। रेडी? चलो, तो ये हो गया हमारे सामने नदियों से संबंधित, मैदान से संबंधित शब्दावली। देखिए, मैदान में मुख्य रूप से अगर हम बात करें
तो मैदान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मैदान जो है उसमें मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाया जाता है? उपजाऊ मिट्टी। और अगर हम बात करें ICAR के अनुसार, ICAR की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसको ICAR बोलते हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदाएं बताई जाती है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की मृदाएं बताई जाती है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है वो कौन सी मृदा प्राप्त होती है? और यहाँ पर जो प्राप्त होती है वो कौन सी है? इन दोनों ओर घूम जाए तो यहाँ पर हमें लाल मृदा की प्राप्ति होती है। कौन सी मृदा की प्राप्ति होती है? लाल मिट्टी की प्राप्ति होती है। उसके बाद में अगर ऊपर की साइड में चले तो हमें पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, और अगर इधर चले तो हमें रेतीली मिट्टी प्राप्त होगी, जिसको रेतीली बलुई मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है? रेतीली बलुई मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद में जो है यहाँ पर एक ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मृदा है ये वाली, ये लेटेराइट मृदा है। लेटेराइट मृदा मालाबार तट के पास में प्राप्त होगी। उसके बाद में यहाँ पर हमें पीट मृदा प्राप्त होगी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फिर मिश्रित मिट्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? जिसमें दोमट मिट्टी आ गई अपनी, है ना, फिर अम्लीय आ गई, क्षारीय आ गई, इस तरह की मिट्टी आ जाती है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है आपको दोमट मिट्टी का क्षेत्र भी दिख जाएगा। फिर लास्ट में रहेगी अम्लीय और क्षारीय मृदा। इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर हमें 8 प्रकार के मृदा के वर्ग प्राप्त होते हैं, जिसमें अगर हम सबसे ज्यादा बड़ा नाम देखें तो वो कौन सा आएगा? और सेकंड नंबर पे लाल, और तीसरे नंबर पे काली का नाम आएगा। काली 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने लाख? 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली। देखिए, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर सर्वोत्तम उपजाऊ और सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मृदा जो है वो कौन सी है? तो वो आपके है जलोढ़ मृदा। और इस मृदा में अगर हम P की बात करें तो वो प्लस होता है, और H की बात करें तो वो माइनस होता है। यानी कि P का मतलब होता है पोटास, और पोटास की क्या होती है? इसमें अधिकता होती है। और H का मतलब क्या होता है? ह्यूमस, और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। कौन सी मृदा की बात हो रही है? ये जलोढ़ मृदा की बात हो रही है। जबकि लेटराइट मृदा, काली मृदा और लाल मृदा और पीट मृदा, इनमें लौह तत्व की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी में सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी? सिलिका। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? अम्लीय और क्षारीय मृदाएं जो होती है, इनके उपचार करने में अलग अलग चीजों का उपयोग लिया जाता है। अम्लीय मृदा के उपचार करने के लिए हम चूना का प्रयोग किया करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? और क्षारीय के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से, लेकिन वर्तमान में जो है अधिक उर्वरक डालने से मिट्टी की जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना को शुरू किया है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे यहाँ लेटेराइट, ब्लैक, रेड एंड मरुस्थली पर्वतीय आदि मृदाएं पाई जाती है। अगर हम आपसे बोले सिलिका की मात्रा कौन सी मृदा में अधिक होती है तो आप आराम से बता सकते हैं कौन सी आएगी। हाँ, कौन सी? रेतीली। और इस रेत में जीव कम पाए जाते हैं तो ह्यूमस भी कम होगी, क्योंकि जीवाश्म में नहीं होगा तो ह्यूमस कहाँ से होगी। तो यहाँ पर जीवाश्म और ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और जब कम होती है तो कम ही उपजाऊ होती है। यानी जिस मिट्टी में जीवाश्म अधिक होते हैं तो वो अधिक उपजाऊ होती है। उसके अलावा लौह तत्व जो है कौन सी में अधिक होता है? तो लाल वाली में होता है। कौन सी में? लाल वाली में। और जो पीट मृदा है वो एक तरह से जो है नदियों के डेल्टा में पाई जाती है और इसको दलदली मृदा भी बोलते हैं। दलदली यानी सुंदरवन के जो डेल्टा है वहां पर जो मृदा पाई जाएगी आपकी सुंदरवन के डेल्टा में, तो वो कौन सी मृदा पाई जाएगी? वो पीट मृदा पाई जाएगी। कौन सी मृदा पाई जाएगी? पीट मृदा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। इसी तरह से आपने लेटराइट मृदा का नाम देखा। अगर हम बात करें केरल के तट पर, तो केरल के तट पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? लेटराइट मृदा पाई जाएगी। और ये जो ज्यादा उपजाऊ तो नहीं होती है। सर्वाधिक अगर हम बात करें जीवाश्म जो है कौन सी मृदा में मिलते हैं, तो जो पर्वतीय वनीय मृदा होती है, पर्वतीय और वनीय, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जीवाश्म प्राप्त होते हैं। कौन सी मृदा में? पर्वतीय और वनीय मृदा जो होती है उसमें होते हैं। और लवणीय और क्षारीय मृदा होती है, ये पानी वाली जगहों पर ज्यादा पाई जाती है और नहरी क्षेत्रों में इनमें ज्यादा ये बन जाती है, लवणीय और क्षारीय मृदा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मृदा यानी किसान। किसान का है तो किसान दिवस भी 23 दिसंबर को आता है। किसान दिवस कब आता है? 23 दिसंबर को आता है। और 5 दिसंबर को मृदा दिवस आता है। चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। और किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ खाद तैयार करता है जिसको वर्मी कंपोज्ड खाद कहा जाता है। कौन सी खाद को? केंचुआ खाद को। तो इस तरह से है। अब अपन इसी चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं। देखिए ये आपके सामने भारत का विशाल मैदान है। यहाँ पे एक शब्द मैंने लिख के छोड़ा था, बूंद, और बाकी सब यहाँ मिल जाएगा आपको। तो क्या क्या चेंज आता है वो भी पता लग जाएगा आपको। तो ये चैप्टर है आपके सामने, विशाल मैदान यानी कि ग्रेट प्लेटू अपने इंडिया का, और प्लेन्स। यहाँ पर जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हो गया हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार दोनों के बीच में है। ये बात सिद्ध होती है, बिल्कुल है। इसके विभाजन की बात करें तो इसमें गंगा सिंधु का मैदान, ठीक, इसे किस नाम से जाना जाता था? गंगा सिंधु का मैदान। किंतु विभाजन के कारण सिंधु और झेलम, चिनाब, रावी पाकिस्तान में गए और अब भारतीय क्षेत्र जो है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है जिसकी हम गलती करने की संभावना बना रहे थे कि भारत का मैदान होता है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पर हम 99% गलती करते अगर हम इस चीज को ध्यान से नहीं देखते। तो मैं खुद भी कर सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है आजादी के पहले था, अब नहीं है। अब क्या है? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो भारत का विशाल मैदान जो है उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो
इसकी सहायक नदियां जो यहाँ पर धनुषाकार मैदान की लंबाई यहाँ 2400 किलोमीटर आ रही है, चौड़ाई यहाँ 480 आ रही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डाटा के अनुसार हो सकते हैं, तो यहाँ पर ठीक है। डाल धीमा है, कैसा डाल है? वाराणसी से गंगा के डेल्टा तक इसका ढाल 10 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। वाराणसी से बनारस से मतलब वहां से लेकर डेल्टा जहां बढ़ाती है नदी वहां तक मात्र कितना है? 10 सेंटीमीटर इसका जो ढाल है प्रति किलोमीटर में है। क्या ये प्रश्न पेपर में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, इससे अच्छा तो प्रश्न ही नहीं है आने के लिए, है ना। उसके बाद देखिए अरावली पर्वत जो है जल विभाजन का कार्य करते हैं। बिल्कुल भारत की एक जल विभाजन रेखा है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था। जो भारत की जो जल विभाजन रेखा है वो इस तरह से गुजरती है। तो यहाँ पर ये अरावली, अरावली से विंध्याचल, विंध्याचल से सतपुड़ा, सतपुड़ा से पश्चिमी घाट। तो ये हमारी क्या है? ये जल विभाजन रेखा है। तो भारत की ये पूरी पूरी क्या है? जल विभाजन रेखा है। क्वेश्चन आ जाए भारत की जल विभाजन रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली, इनसे गुजरती है। तो ये भारत की क्या है भाई? जल विभाजन रेखा है। उसके बाद देखो अरावली को छोड़कर अधिकतम ऊंचाई 185 मीटर है, यानी एवरेज में 185 मीटर है। तो यानी कि ये 150 से ऊपर मीटर में मैदान का ऊंचाई है। तलहट में जमाव गहराई के बारे में मतभेद है, किंतु कई स्थानों पर इसकी जो परत है 3000 मीटर से भी अधिक मोटी है और विश्व में सबसे अधिक विस्तृत, उपजाऊ और घने आबाद मैदानों में से एक है। तो यानी कि जो ये मैदान है विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला मैदान है। इस लाइन को मेंशन करो। विशाल मैदान विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मैदान, सर्वाधिक आबादी वाला मैदान है और सर्वाधिक उपजाऊ भी है विश्व में। कहां पर? सर्वाधिक उपजाऊ भी है, भारत में ही नहीं विश्व में। यहां तक हमारे सामने एक तो ये है गंगा, वर्तमान में इस मैदान का नाम क्या है भाई? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस मैदान का नाम क्या है? इस प्रश्न को मैं यूं कहता हूं कि अगर जिस आदमी ने ध्यान से नहीं देख रखा है और जो पढ़ा रहा है अंधे की तरह, वो कंपटीशन में गलत करके आ सकता है, चाहे भले वो कितना ही ज्यादा बड़ी डिग्री रखता हो। बहुत काम का प्रश्न है।